आप सभी को जय हिंद। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, यानी संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकार भारत के समस्त नागरिकों को प्राप्त हैं, उन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में हम जो आखिरी मौलिक अधिकार है छठा, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, इन संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आखिरकार ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है क्या? मैं एक बात अगर आपसे कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जैसे कहते हैं ना कि सबका मालिक एक, तो उसी तरह से भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार जितने भी हैं, उन सभी मौलिक अधिकारों का यह अधिकार रखवाला है, प्रोटेक्ट करता है। यानी भारत के किसी भी नागरिक के किसी भी मौलिक अधिकारों का यदि हनन करता है कोई या उल्लंघन करता है कोई, तो भारत के समस्त नागरिकों को अपने अधिकारों के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग अनुच्छेद है, यानी अनुच्छेद 32 से 35 तक ये जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक हैं। इवन हम एक बात बताएं, भारत के संविधान निर्माताओं में जिसे भारत के संविधान का जनक माना जाता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से पूछा गया कि आप 395 अनुच्छेदों में से सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप किसे मानते हैं? तो बाबा साहब का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, अगर आप हमसे यह पूछेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण, यानी यूं कहें, अगर संविधान का कोई हार्ट है, संविधान का कोई साउल है, यानी आत्मा है, तो मैं 32 के अलावा, यानी आर्टिकल 32 के अलावा मैं किसी अन्य अनुच्छेद की तरफ देखना भी नहीं चाहूँगा। कितनी बड़ी बात है! यानी पूरे कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को भारत के संविधान का दिल, हार्ट यानी साउल और आत्मा कहा था। यानी हार्ट एंड साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 32, यानी 32 अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा है। और शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो डेड हो जाता है, प्राण विहीन हो जाता है। तो इतनी बड़ी बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कही थी कि अनुच्छेद 32 और केवल 32 की तरफ मैं देखूंगा और किसी की तरफ भी नहीं। कहने का तात्पर्य, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अब ये तो उन्होंने कहा है, अब इसका महत्व आप देखिए, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? तो यूं कहा है, जब किसी भी मौलिक अधिकारों का कोई हनन या उल्लंघन करता है तो भारत के संविधान का आर्टिकल 32 प्रत्येक नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाज़त देता है। कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाकर के दरवाज़ा खटखटा सकता है, न्याय मांग सकता है, और सिर्फ मांग ही नहीं सकता, अभी आगे डिटेल्स में आप देखेंगे तो देखेंगे कि न्याय उसे मिलता भी है। और जो उसके साथ अन्याय करता है ना, एक बार अनुच्छेद 32 का कोई भी भारतीय नागरिक अगर प्रयोग कर लेता है, चाहे उसके साथ कोई व्यक्ति हो, कोई पुलिस हो या कोई बड़ा अधिकारी हो संवैधानिक पदों पर, अगर भारत के किसी भी नागरिक के किसी भी मौलिक अधिकारों का अगर हनन करता है, अगर वह थोड़ा भी जागरूक नागरिक है, अगर उसने धोखे से भी अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर लिया ना अपने लिए, तो फिर वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कुछ भी हो, फिर बाद में वह आपसे हाथ जोड़ता फिरेगा, मिन्नतें करता फिरेगा कि कोर्ट के सामने वह
एकदम ऐसे जैसे सामान्य व्यक्ति गिड़गिड़ाते हैं ना, अगर गलत तरीके से आपके अधिकारों का हनन किया तो उसका जान बचाना भारी पड़ जाता है। यानी आपको इतना बड़ा प्रोटेक्शन देता है संविधान का अनुच्छेद 32। आइए 1 मिनट ब्लैक बोर्ड पर फिर इस सारी खूबियों की, इसकी सारी जितनी भी खूबियां हैं अनुच्छेद 32 की, यह किस किस तरह से आपको, भारत के समस्त नागरिकों को अधिकारियों से और इवन कोर्ट और कोर्ट से, समझिए बात को, इन सब से कैसे आपको प्रोटेक्ट करता है, एक नज़र पहले ब्लैक बोर्ड पर, फिर उसके बाद लेक्चर विस्तार से। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्यों कहा जाता है? संविधान मतलब संविधान में ऐसी व्यवस्था है जो उपचार करती है, यानी रामबाण, रेमेडी, अंग्रेजी में क्या होता है, रेमेडी, उपचार की व्यवस्था है। यानी यह एक अनुच्छेद जो है, यह जो मौलिक अधिकार है, ये ऊपर के सभी मौलिक अधिकारों का क्या है, रामबाण इलाज है। अगर कोई इसका हनन या उल्लंघन करता है आपके किसी मौलिक अधिकारों का, तो रेमेडी, उपचार, रामबाण उपचार आपके लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के समस्त नागरिकों को दे रखा है। 1 मिनट ब्लैक बोर्ड पर, फिर लेक्चर विस्तार से। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 टू आर्टिकल 35, अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक। जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन होता है तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यह अधिकार अन्य सभी मौलिक अधिकारों के रक्षा करने की गारंटी देता है। यानी जितने भी आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, उनमें से ये मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऊपर के सभी मौलिक अधिकारों के रक्षा की गारंटी देता है। देख लीजिए। दूसरा, रिट, संवैधानिक उपचार क्या है? आखिरकार कौन से ऐसे उपचार हैं जिससे आपके अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है? तो यहाँ देखें, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के रिट आदेश जारी कर सकता है। पंखा तेज चला दो, हवा में। अधिकारों की गारंटी देता है। कहने का तात्पर्य, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 224 के तहत हाई कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के रिट आदेश जारी कर सकता है। यानी 5 तरह के ये रिट आदेश जारी कर सकता है, जिससे भारत के किसी भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन के दौरान उसकी रक्षा करने के लिए ये काम आते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं ये 5 रिट आदेश हैं कौन से। पहला आदेश है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। दूसरा है परमादेश, मांडेमास। तीसरे नंबर पर आप क्यू वारंटो को लिख सकते हैं, अधिकार परीक्षा। और चौथे नंबर पर आप ले सकते हैं प्रतिषेध, प्रोहिबिशन को। और 5वें नंबर पर ले सकते हैं उत्प्रेषण को। कोई फर्क नहीं है, आगे पीछे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा। नीचे को मुख्य बातें हैं, इसे हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इन 5 जो आदेश हैं, जो रिट है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जारी कर सकता है अधिकारों की रक्षा के लिए, हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रिट दाखिल करने के लिए सबसे पहला जो आदेश है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम हैबियस कार्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? हैबियस कार्पस।
हैबियस कार्पर का मतलब होता है हैबियस कार्पस, जिसे कहते हैं पूरे शरीर के साथ पेश होना। जिसे नहीं आपने सुना होगा कि आज भाई इनकी कोर्ट के सामने पेशी है। आखिर यह हैबियस कार्पस कैसे आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? जैसे कोई पुलिस का अधिकारी आपको बिना कारण बताए, बिना किसी वजह के आपको ले जा कर के बंद कर देता है, थाने में आपको ले जा कर के बंद कर देता है, तो इसका जो नियम है कि 24 घंटे के अंदर उसे नज़दीकी न्यायालय में यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। समझिए बात को। अब बात कहाँ से ये आपको प्रोटेक्ट करेगा? मान लीजिए आपको किसी ने अकारण ले जाके थाने में बंद कर दिया, किसी पुलिस के अधिकारी ने, और आपको 24 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया और आपको न्यायालय में पेश नहीं किया। अब आप तो बंद हैं थाने में, तो कोर्ट के पास ये बात कैसे पहुंचेगी? तो आपका कोई रिश्तेदार किसी वकील के माध्यम से चला जाएगा सीधे सुप्रीम कोर्ट। मतलब अब उसे ये बाध्यता नहीं है कि जिला न्यायालय जाओ, हाई कोर्ट जाओ। वह क्या करेगा? अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधे चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बताएगा कि ऐसी बात है जी, 24 घंटे बीत गए, उसके बाद भी वह नज़दीकी न्यायालय में पेश नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? इसे थाने के जो अधिकारी, चौकी हो, थाना हो, एसपी, जो भी हो, कोई मैटर नहीं करता, जो भी आपको अधिकारी बंद किया रहेगा उस थाने को क्या आएगा? कारण बताओ नोटिस, कि भैया ये बताओ तुमने इतने देर तक 24 घंटे बीत गए, इसके बाद भी तुमने इसे न्यायालय में पेश नहीं किया। या आदेश दे सकता है कि 24 घंटे के अंदर इसे न्यायालय में पेश होना था, तुमने इसको न्यायालय में पेश नहीं किया। ऑर्डर, इसको लेकर सशरीर पूरे बॉडी सहित, मतलब प्रत्यक्ष इसको लेकर के नज़दीकी न्यायालय में उपस्थित हो, या सुप्रीम कोर्ट नज़दीक है तो वो अपने यहाँ ही कहेगा कि यहाँ आकर के प्रत्यक्ष पेश हो करके अपनी बात बताओ, सफाई दो। अब वो ले जाएगा, उसको पेश करेगा। पेश करने के बाद वहाँ का जो थाना इंचार्ज होगा या एसपी, जो भी जिसने भी ये काम कर रखा, उसको सफाई देनी पड़ेगी। वहाँ का रजिस्ट्रार जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो कॉल नोटिस जारी कर देता है कि इसका लिखित में जवाब दो। अगर कोई सही कारण दे देता है इतने समय रोकने का कि 24 घंटे से अधिक समय हमें गिरफ्तारी के बाद क्यों लगा, यदि कोई उसका संतोषजनक उत्तर दे दिया, कोर्ट अगर संतुष्ट हो गया, तब तो जान बच सकती है। अन्यथा वो चाहे जितना बड़ा अधिकारी क्यों न हो, उसकी खैर नहीं है। सपोज दैट अब उसको बहाना बनाना पड़ेगा कि जी रास्तों में जाम था, या रास्ते सड़कें बंद थीं, या मोटर गाड़ी हमारी जिस गाड़ी से आ रहे थे वो गाड़ी ही पंचर हो गई थी, इसलिए हमें लाने में देर हो गया। यानी तमाम तरह के बहाने अपनी जान बचाने के लिए बड़े से बड़ा अधिकारी कोर्ट के सामने आपको तो पकड़ा था, समझिए, आपके मौलिक अधिकारों के हनन के उसमें पकड़ा था अपनी धौंस दिखाने के लिए। आपने उसे अपने मौलिक अधिकारों का हनन मान लिया, अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर दिया। अब देखना वही अधिकारी जो आपको धौंस दिखा रहा था ना,
वहाँ ऐसे सुप्रीम कोर्ट में खड़ा रहता है मिलॉर्ड मिलॉर्ड करके कि उसको अपनी जान बचानी भारी पड़ जाती है। अगर जायज़ कारण बता दिया तब तो कोई बात नहीं, आपको छोड़ देने का आदेश दे देगा कोर्ट या कुछ कार्रवाई करने का या जो भी है। लेकिन अगर उसकी बात से संतुष्ट नहीं हुआ कोर्ट तो पूछेगा, समझिए बात को, उनसे पूछेगा कि आपने मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 32 जिसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा मौलिक अधिकार कहा जाता है, यानी व्यक्तिगत मौलिक अधिकार का सबसे बड़ा अधिकार अगर संविधान में कोई आपसे पूछे तो बता देना हैवीज कार्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इससे बड़ा अधिकार आपके पास नहीं है। तो कहेगा आपने इसका उल्लंघन किया है, तो अब आपको सजा खुद मिलेगी। समझिए बात को। लिखित में कोर्ट जो भी मांगता है स्पष्टीकरण, वह लिखित में मांगता है और हलफनामे पे मांगता है, स्टाम्प पेपर पर मांगता है। और इसलिए मांगता है कि कल को तुम इससे मुकर न सको, अगर तुम्हारी बातें सही हैं तो उसे लिख लिख के दो मुझे कि ये कारण से हमें इसको लाने में लेट हुआ। अगर वो कारण सही लगा तो खैर, अगर नहीं सही लगा कोर्ट को तो उस अधिकारी को क्या कर सकती है कोर्ट, सस्पेंड भी कर सकती है। और कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का सस्पेंड किया हुआ व्यक्ति जितने दिनों की सज़ा सुप्रीम कोर्ट देगी, 6 महीने साल भर सस्पेंशन का, उसके बीच में उसका कोई बड़ा अधिकारी, चाहे वो एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट के मैटर में दखल देने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? मान लीजिए 1 साल के सस्पेंशन की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने उस अधिकारी को दे दी, उससे बड़े अधिकारी को निलंबन को हटाने का अधिकार रहता है। तो अगर वह अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर निलंबित है, सस्पेंशन है, तो अगर कोई उससे उच्च अधिकारी उस सस्पेंशन को 1 साल का सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसे अगर उस अधिकारी ने 6 महीने में ही हटा दिया, 6 महीने में ही बहाल कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट उस बहाल वाले को नहीं पूछती है, फिर बुलाती है उनको जिन्होंने इसको बहाल किया, उस बड़े अधिकारी को बुला लेती है, फिर पूछती है किस अधिकार के तहत, तो ये वाला आ जाता है। यहाँ देखो, अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो उस अधिकारी को, समझिए बात को, सबसे पहला क्या था आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसको प्रस्तुत करना होता है, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट उसे रिहा करने का आदेश देती है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो जाती है, उसे रिहा कर देती है। अगर इन्होंने उसे सही समय पे प्रस्तुत नहीं किया तो कोर्ट क्या करती है, परम आदेश देती है। कोर्ट कहती है कि हम आपको आदेश देते हैं किसी भी अधिकारी को कि आपने जो संवैधानिक कर्तव्य था आपका अनुच्छेद 25 का, उसका आपने निर्वहन नहीं किया, इसलिए हम आपको आदेश देते हैं कि संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के आधार पर आप इसे रिहा करें, और आपको अगर नहीं कर पाएँ तो हम आपको सस्पेंड कर सकते हैं। या सुप्रीम कोर्ट फिर यहाँ इनसे प्रश्न करेगी अधिकारी से कि आपने किस अधिकार के तहत, समझिए बात को, किस अधिकार के तहत आपने इसको क्या करा, इतने समय तक रखा, या किसी असंवैधानिक कार्य को, सपोज दैट उसके अधिकार के सीमा में नहीं है, कोई अधिकारी अपने अधिकार से ऊपर जाके फैसले कर देता है। सपोज दैट जैसे एक पुलिस वाला है, कांस्टेबल है, किसी को पकड़ा और पकड़ने के बाद
उससे जुर्माना लगा दिया 500 रुपये और कहे भाई तुझे 500 का जुर्माना लगाते हैं और तुझे 2 महीने की सज़ा देते हैं, या 500 जुर्माना लगा के उसे छोड़ दिया। तो इस सब बातों की शिकायत अगर कोई कर दे तो उस अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट बुला के पूछता है, अधिकार परीक्षा क्यू वारंटों के तहत ये पूछेगा, भाई किस अधिकार से तुमने जुर्माना लगाया और किस अधिकार के तहत तुमने इसे छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये जो 3 अधिकार हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और क्यू वारंटो, जिसे हम कह सकते हैं क्यू वारंटो, जिसे हम कह सकते हैं अधिकार परीक्षा। यानी कहने का तात्पर्य यह उन सभी अधिकारियों पर लागू होती है जो अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग करके, भौकाल दिखा के, धौंस दिखा करके भारत के किसी भी नागरिकों के किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये 5 आदेश उन्हें जारी कर सकता है आपके अधिकारों की रक्षा के लिए। उन 5 अधिकारों में जो उन 5 आदेशों में, 5 रिटों में जो 3 रिट है, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण हॉबीज कार्पस, और दूसरा आपका है परमादेश जिसे हम मांडेमस कहते हैं, और तीसरा अधिकार परीक्षा जिसे हम क्यू वारंटो कहते हैं। ये किसी भी संवैधानिक सार्वजनिक पदों पर बैठे अधिकारियों से आपके अधिकारों की रक्षा करता है। कौन से? ये 3 आदेश। कौन कौन से? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश और तीसरा अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ससम्मान शरीर सहित लेके आओ कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर, और फिर सुनवाई सुनने के बाद आपको रिहा करने का आदेश भी देता है कोर्ट कि आप किसी भी अधिकारी को ये अधिकार नहीं कि वह भारत के किसी भी नागरिक के किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन कर लें। 4 बात सुनाएगा भी अधिकारियों को और आपको रिहा करने का आदेश देगा। आदेश किस तक के तहत देगा? परम आदेश के तहत। यानी जो परम आदेश वाला दूसरा वाला रिट है उसके तहत आदेश देता है। परम आदेश, आदेश भी देता है, उसको कहते हैं परम। परम मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम आदेश देते हैं, कोई ऐसा वैसा नहीं, हम आदेश देते हैं कि आप इन्हें रिहा करो, या फिर उससे नाराज हो गया उनकी बात से तो सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि हम आदेश देते हैं कि आपको सस्पेंड किया जाता है। यानी बड़े से बड़े अधिकारी को भी सुप्रीम कोर्ट आदेश दे करके, परम आदेश दे करके उसे कोई भी सज़ा सुना सकता है। तो इस वजह से अगर कोई आपसे ढेर ऐंठे कोई बहुत बड़ा अधिकारी अपने आप को बनता हो तो भारत के समस्त नागरिक एक बात उससे कह दो कि महोदय, आपकी शक्तियां आपके पास हैं, आपके अधिकार आपके पास हैं, संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं लेकिन आपको कर्तव्य भी दिए हैं। तो उसी संविधान ने अगर हम नागरिकों को कर्तव्य दिया है 11 मौलिक कर्तव्य, तो उसी 11 मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ भारत के समस्त नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार भी दिया है। अगर हमारे किसी भी अधिकारों का आप हनन या उल्लंघन करोगे, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसे चेता दो पोलाइट शब्दों में कि अगर आप हमारे किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे, उल्लंघन करेंगे, तो हम सीधे सीधे अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर लेंगे। और जैसे ही आप अनुच्छेद 32 का नाम लोगे ना, वह अपने आप ही, अगर उसके अंदर सचमुच में अकल होगी तो अब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अगर वो ज़्यादा धौंस ऐंठ वाला होगा तो अगर वह अनुच्छेद 32 के पंगे में पड़ा ना, तो देखना सुप्रीम कोर्ट उसकी क्या दशा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अनुच्छेद 32 के तहत स्टेट बैंक के सीएमडी तक को नहीं छोड़ा है। बहुत सारे उदाहरण पड़े, यूं कि बाबा रामदेव को भी नहीं छोड़ा है। समझिए बात को। जो कोरोना वाली वैक्सीन वाला मैटर था,
सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया बाबा रामदेव को, जिन्होंने कहा था ना ये किट प्रयोग करो और कोरोना ठीक हो जाए। किसी ने रिट दाखिल कर दी। समझिए बात को, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता वाली अधिकार है उसके तहत रिट दाखिल कर लिया अनुच्छेद 32 के तहत। कोर्ट ने बाबा रामदेव को माफ़ी मंगवाया। आपको पता होगा, माफ़ी छोटी अंग्रेजी में मांगा, फिर कहा वो माफ़ी मांगो जैसे तुम बड़े बड़े विज्ञापन करते थे, फिर और हिंदी में, ताकि लोगों को समझ में आए। और उन्होंने एक टिप्पणी की थी उस बाबा रामदेव की जो माफ़ी थी उस पर एक टिप्पणी की थी कि माफ़ी ऐसी मत मांगो कि लोगों को माइक्रोस्कोप से देखना पड़े। फिर बाद में फिर चलो माफ़ी मांग ली। फिर उसके बाद कहा ये तो जनता के द्वारा थी माफ़ी, आपने जनता के लिए किया, जनता से आपने माफ़ी मांग लिया, अब हमारे तरफ आओ, अब हमारी बात सुनो। हमारे यहाँ माफ़ी नहीं होती, हमारे यहाँ सज़ा होती है। फिर कैसे कैसे आपको पता है, बाबा रामदेव पूछा किसने किसने इस काम में आपका किसने किसने साथ दिया, तो उन्होंने इंजीनियर दी ने, फूड उसने वाले ने, मेडिसिन विभाग, तो ऐसे ऐसे सबको किसी तरह से बड़े मुश्किल से जान बची। और स्टेट बैंक वाले प्रकरण में तो आपको पता है, स्टेट बैंक वाले प्रकरण में जो इलेक्ट्रोलर बांड वाला जो मैटर था, चंदे का, जो इलेक्शन में चंदा देने का जो प्रकरण था, स्टेट बैंक को ही बुला लिया कोर्ट ने। और स्टेट बैंक ने कहा कि जी 6 महीने लगेंगे देने में। कितने महीने लगेंगे? 6 महीने। कोर्ट अपने पे आ गया और उसने परम आदेश दिया। कौन सा आदेश दिया? परम आदेश दिया। ये वाला हम आदेश देते हैं, सार्वजनिक अधिकारों को जो आपका संवैधानिक कर्तव्य है आप उसको निभाओ, अन्यथा जेल जाओ। स्टेट बैंक ने 2 दिन के अंदर सभी बैंकों को कह दिया भैया जल्दी करो, जिसको भी जिस भी पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिए हैं जल्दी से सार्वजनिक करो। और 2 दिन के अंदर, जहां 6 महीने लगने वाले थे, वहां 2 दिन के अंदर स्टेट बैंक ने सारे आंकड़े इलेक्टोरल बॉन्ड के सार्वजनिक कर दिए। तब जाके बड़े मुश्किल से जान बची। ये है हमारी सुप्रीम कोर्ट, ये है परमादेश। इधर उधर तो कोई अपनी चला भी लेता है, जान बच भी जाती है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में किसी की दाल नहीं गलती। वहाँ जब न्याय का चाबुक चलता है तो व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा और ये सब नहीं देखा जाता। वहाँ जब न्यायिक फैसले होते हैं तो अच्छे अच्छे भी कोई दूसरे का साथ नहीं देते। इसलिए आप देखो, जब सुप्रीम कोर्ट का मैटर होता है, कोई कहता भैया चलोगे, वो दूर से ही हाथ जोड़ लेता है, भैया जाओ अपना भुगतो। नीचे का तो हम देख लेते, लेकिन ऊपर हमारे बस का नहीं है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत परम आदेश की पावर है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप में संविधान का खुद एक प्रमुख अंग है, लेकिन अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण की जो पावर परमादेश की है, 5 में से 1, इससे हर कोई घबराता है। चाहे वो आईजी हो, डीआईजी हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, वहाँ जाने के बाद किसी की कुछ भी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एकदम न्यूट्रल होके न्याय देता है। क्यों? कैसे? दोनों पक्षों में सुनता सबकी है और सुप्रीम कोर्ट ये जानता है कि ये सही भी कह सकता है, गलत भी कह सकता है। बचाव पक्ष वाले को भी समझता है, ये सही भी कह सकता है, गलत भी कह सकता है। तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर के और भावनाओं से परे, यानी भावनाओं में बह के कोई आदेश नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो जो निर्णय देता है वो एक अभिलेख बन जाता है। क्या बन जाता है? अभिलेख बन जाता है, नज़ीर बन जाता है। तो इस वजह से ये 3 जो आदेश हैं, रिट हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा, ये 3 भारत के नागरिकों को अधिकारियों से बचाती है। अधिकारी अगर संवैधानिक अधिकारों का क्या करते हैं? दुरुपयोग करके किसी भी भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये 3 आदेश जारी कर सकता है। 5 हमने बताए थे। अब बाकी 2 देखिए, वो 2 आदेश कैसे हैं।
अब ये दो आदेश कोर्टों से संबंधित है, 3 तो अधिकारियों से हो गए, बीच के 2 जो अधिकार हैं, जो 2 आदेश है वो देखिए। अब बीच का ये आदेश है प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध प्रोहिबिशन, यानी सुप्रीम कोर्ट या जो ऊपरी अदालतें हैं ये प्रोहिबिशन कर सकती हैं, रोक सकती हैं या मना कर सकती हैं या स्टॉप लगा सकती हैं। कहने का मतलब अगर कोई निचली अदालत किसी प्रकार का फैसला देती है, जैसे किसी नागरिक को कोई निचली अदालत किसी जुर्म में सज़ा सुना देती है, तो ऊपरी अदालतें, अगर आपने ऊपर की अदालत में अपील की तो ऊपरी अदालतें क्या कर सकती हैं, अपने इस आदेश, इस 5 रिट में जो 2 रिट हैं, इस रिट के तहत उस फैसले पर रोक लगा सकती हैं। जैसे किसी को किसी प्रकार की सज़ा मान लीजिए जिला न्यायालय से हो गई, तो जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले पर उससे ऊपरी अदालत सुप्रीम कोर्ट या उससे ऊपरी अदालत हाई कोर्ट रोक लगा सकती है कि नहीं, ये तुम्हारा फैसला सही नहीं है, हम इस फैसले पर रोक लगाते हैं। तो हर ऊपरी अदालत के पास ये आदेश देने का अधिकार है कि वो अपनी निचली अदालतों के फैसले से यदि संतुष्ट नहीं है तो उस पर क्या कर सकती हैं, रोक लगा सकती हैं। क्या कर सकती हैं, रोक लगा सकती हैं। अगला देखिए, प्रतिषेध प्रोहिबिशन का मतलब है रोकना या मना करना। ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को रोकना, यानी ऐसे फैसले निचली अदालत के जो ये लगता है कि यह मौलिक अधिकारों के किसी के व्यक्ति के हनन में मतलब ये ठीक नहीं है, तो उस पे क्या कर सकती, ऊपरी अदालतें रोक लगा सकती हैं, जैसा यहाँ लिखा हुआ जिसे हम कहते हैं प्रोहिबिशन। ये काम है ऊपरी अदालतें निचली अदालतों के किसी भी फैसले पर रोक लगा सकती हैं। अब आपका है उत्प्रेषण, इसमें तो रोक लगा सकती हैं, इसमें है बदल देना। देखना, यह है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यहाँ पे है सर्टिफाई, प्रमाणित होना या सूचित हो जाना या फैसले को बदल देना। कहने का तात्पर्य निचली अदालत में किसी मामले को वरिष्ठ अदालत में भेजने या गलत फैसले को रद्द करने। कहने का मतलब उत्प्रेषण में क्या है, संज्ञान में लेकर के या कोई ऊपरी अदालत में अपील करता है तो निचली अदालतों के फैसले को क्या कर सकती है, वो बदल सकती है, पलट सकती है या उसे रद्द भी कर सकती है। कहने का मतलब जैसे निचली अदालत से किसी को फांसी की सज़ा हो गई, समझिए बात को, उसने अपील कर दी ऊपरी अदालत में, तो ऊपरी अदालत क्या कर सकती है, निचली अदालत के फैसले को बदल सकती है, यानी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में भी बदल सकती है। तो इस बात से समझिए प्रोहिबिशन वाले में क्या होता है, वह एकदम साफ साफ क्या करेगी, मना कर देगी, रोक लगा देगी, स्टॉप कर देगी। लेकिन उत्प्रेषण वाले में क्या है कि ऊपरी अदालतें निचली अदालतों के फैसले को बदल सकती हैं, समझिए बात को, पलट सकती हैं या उसे रद्द भी कर सकती हैं। तो इस तरह से भारत के समस्त नागरिकों के संविधान की आत्मा स्वरूप अनुच्छेद 32 सभी मौलिक अधिकारों के हनन या उल्लंघन की दशा में अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 भारत के किसी भी नागरिक का बड़े से बड़े अधिकारियों या यूं कहें तो निचली अदालतों से भी ऊपरी अदालतें क्या कर सकती हैं, परम आदेश जारी कर सकती हैं और परम आदेश जारी करके भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सकती हैं। यानी यूं कहो कि कोर्ट आपको
अनुच्छेद 32 के तहत बचा सकती है। वैसे तो साधारण मामलों में कोई स्थानीय पुलिस के पास जाता है, थाने में जाता है, फिर ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से एक चेन बनी हुई है। लेकिन भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 आपको ये पावर देता है कि आपके किसी भी अधिकारों का अगर हनन या उल्लंघन होता है तो आप बीच में मत कहीं लटको अटको भटको, सीधे कहाँ चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के पास आपके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए 5 आदेश जारी करने की पावर संविधान ने दे रखी है। उस संविधान की 5 पावर रिटों के आधार पर भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी ऊपरी अदालतें अधिकारियों से, सुप्रीम कोर्ट अधिकारियों से और निचली अदालतों से यानी कहीं से भी आपका शोषण, उल्लंघन, हनन होता है तो आपको बचाया जा सकता है। यानी कौन बचा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। किसके तहत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो 5 परम आदेश, 5 रिट पारित करने की जो ताकत है उसके तहत आपको बचाया जा सकता है। तो इसलिए जागरूक नागरिक बनिए, संविधान के दायरे में रहिए, संविधान के दायरे में रहिए। आपके मौलिक अधिकार आपके हैं, बेशक इसको कोई छीन नहीं सकता, लेकिन आप अपनी मौलिक अधिकारों की जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता के लिए तभी तक स्वतंत्र हैं जब तक कि आपकी स्वतंत्रता से किसी अन्य नागरिक की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। तो इसलिए संविधान के दायरे में रहिए, खुद भी रहिए, आपसे किसी और को और से किसी आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगी ही नहीं। और बाकी जागरूक बनिए। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा किसने कहा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। क्यों कहा? शायद अब आपको इस क्यों के उत्तर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना लंबा लेक्चर जो हमने आपको दिया है और आपको इतने लंबे लेक्चर से ये ज़रूर पता चल गया होगा कि आखिर अनुच्छेद 32 आपको कैसे कैसे बचा सकता है। और एक बार इसका प्रयोग आपने कर लिया ना तो फिर आपको कुछ नहीं करना रहता, आपके जो हनन करता है ना उसकी खुद ही रेल बन जाती है। तो ये है अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की आत्मा, हार्ट, हृदय और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या है? गार्ड है, रक्षक है। तो आज के लेक्चर में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आज केवल अनुच्छेद 32 हो पाया। 33, 34 और 35 का लेक्चर हम बाद में बनाएंगे। 33, 34, 35 में सेनाओं से संबंधित है, मार्शल लॉ से संबंधित है, कोर्ट से संबंधित है, पार्लियामेंट से संबंधित हैं। इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए आज केवल और केवल अनुच्छेद 32 लेक्चर को 1 बार, 2 बार, 3 बार सुने, एकदम तैयार हो जाएगा और आपको मानसिक रूप से मजबूत भी करेगा। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। यूट्यूब पर हैं तो, अगर फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ फॉलो।